अगर हालात ये पैदा कर दिए जाएंगे कि एक वकील अपने क्लाइंट से मिलकर इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता या एक ऐसे शख्स को अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो कुछ नादीदा कुव्वतों का नापसंदीदा है, फिर तो आप अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दें, फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स भी छोड़ दें, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत रह जाएगी? क्यों तुम वकला तक पहुंचे? देखें, पहल इन्होंने की, आखिर हम करेंगे। बड़े सुनने को लेने का शौक है चीफ जस्टिस साहबान को। आपने बुनियादी हकूक की पासदारी में हमारी जुडिशरी नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है वो अपील दी नहीं जा सकती है, क्योंकि इनकी नजरसानी की दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं। और वैसे तो कोशिश एक और की है जो इलेक्शन एक्ट में तब्दील करके कि आप जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल से ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होना। जब आदमी बारूदी सुरंगे बिछाता है ना तो उसका नुकसान उसको भी होता है। ये जो गड्ढे खोदे हुए ना मिल मिलाकर जितने फ़ायदे लेते रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग, इस घड़े में वो भी गिरने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप भी कहती हैं रोज़ाना जो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन ये सारा कुछ चल नहीं सकता। ये मैं बता दूं आपको, अब तो हद हो गई है, अब हद हो गई है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो कहें कि आप ही सारा कुछ ठीक कह रहे हैं। चलें मान लिया इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से वो उसमें बात होगी। लाहौर हाईकोर्ट में लाहौर हाईकोर्ट बार का इजलास हुआ और वकला तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है। जिस तरह वकला को हरफ तनकीद करना चाहना, यानी ये क्या तरीका कार है, उसके हवाले से जो आज बातें हुई वो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, ख़ास तौर पर रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के तहत, ये कानून तो है गैर कानूनी और मैं नहीं समझता ये कानून सस्टेन कर सकेगा। लेकिन इसमें क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से जो बातें होंगी वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से। उनको फिज़िकल रिमांड के लिए कहा, जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया। हद हो गई है मौजूदा गवर्नमेंट का तरीका वारदात का है ना, कि किस तरह से इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं आवाज़ दबा दें, दबाएँ आवाज़। लेकिन ये याद रखिएगा, तारीख़ में आपका किरदार याद रखना है। पीपल्स पार्टी नून लीग छोड़े ना, वो तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है। उसके बारे में क्या बात करना, वो बेवकूफ़ बनाते रहे आपको, वोट को इज्जत दो। हालांकि जिस तरह की बातें वो करते रहे हैं, तो क्या कोई पर्चा हुआ इमरान खान के दौर में? इस तरह के पर्चे हो सके जो उस दौर में हुए थे? यही लोग ही थे ना, तो क्या था वो सोच होने जैसे पर्चे। मैं बड़ा शोर डालता रहा उस वक्त, क्या हुआ? इसका मतलब है कोई मैच फिक्स था, यानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। भाई मैच तो नवाज शरीफ के दौर में फिक्स था, नवाज शरीफ के दौर में उसको एडवांटेज दिया गया, यानी सिर्फ चंद कंपनियां लाए, बाकी कंपनियां का रिकॉर्ड पे क्या कर लिया, वो निकल के मुल्क से बाहर चला गया। उसको तो फैसिलिटेशन रही है हर दौर के अंदर। ये हमें आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता रहा है कि क्या हुआ, फैसिलिटेशन ही दी है ना, ये तो बताएं क्या फैसिलिटेशन ही मिली उसको। चलें, मैं कोई ज़्यादा सख्त बातें नहीं करता। आपको शहरियार अफरीदी ने जो थोड़ा सा छोटे क्लिप हैं, अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ज़रा वो सुन लीजिएगा। निजाम लाए जहाँ पे इंसाफ हो, हक और सच का बोलबाला हो। अब जो असल बात है वो है इमरान खान साहब के केसेस और बुशरा बीबी के तोशाखाना के हवाले से। फ्रॉड और फ्रिवलेस सा केस है, ना कोई सर है ना पैर है। इतने अरसे बाद आ गया जनाब कि हमने पर्चा दर्ज करना है ना जनाब। वो पर्चा दर्ज करने के हवाले से आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। बहरहाल चलें, क्या क्या इस हवाले से आप कहना है आप समझ सकते हैं।
और इमरान खान की ज़मानतें जो 4 जुलाई तक चली गई हैं, 7 के करीब ये ज़मानतें थी, हाँ 7 के करीब जो है वो टोटल ये ज़मानतें चल रही थी। और उसमें जो है ना ज़मानत 4 जुलाई तक एक्सटेंड हो गई है। केस फ्रॉड है, फ्रिवलेस है, फ्रॉड पर मबनी है, या तो बगावत है या दहशत गर्दी है, और इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। नहीं सर, दिस इज़ द वे आउट। क्या इस तरह इजाज़त दी जा सकती है? मैं तो नहीं समझता। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, मेरे में तो बड़ी क्लैरिटी है, यानी मैं कहूँ कि क्लैरिटी नहीं है, मेरी तो बड़ी वजाहत है। वजाहत के तौर पर जो मैंने ट्वीट किया वो आप देख लीजिएगा। कब तक ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे इस सिस्टम को? ये सिस्टम बहरहाल बेवकूफ़ बनता है, लेकिन अब सच सारा आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सामने अब आ रहा है। चलें ज़रा, यानी इमरान खान साहब के हवाले से ये आ गया, बाकी आ गया सनम जावेद, आलिया हमजा वगैरह, उन सब के हवाले से वो 24 जून तक ईद से कबल जो है ना ज़मानतें बनती हैं सनम जावेद। लेकिन अब होना क्या है, क्या होना है वो आप समझ, उनकी जो है ना हुक्मनामे की तारीख 24 जून। मैं किसी बात में नहीं जाना चाहता। ज़मानत बनती है तो ज़मानत देनी चाहिए, नहीं बनती तो नहीं देनी चाहिए। क्या ज़मानतों पे भी इस तरह महफूज करके फ़ैसला आप इतना वक्त लेंगे आप? चलें, वो तो ये अदालत की स्वाबदीद है, अदालत बेहतर समझती है कि क्या करना है, किस तरह देखना है। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है अब ये मामलात जो मंतकी अंजाम की तरफ जाने चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने 9 मई में सत्यानाश किया है इस निज़ाम का, उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब आके आपको लेकर चलते हैं जनाब लाहौर हाई कोर्ट में। यहाँ मैं पीछे आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और मेरे ट्वीट है, सबसे पहला जो है 13 अप्रैल को मेरे घर में ये इब्तदा हुई थी। मैं उस पर भी कहा था उस पर वकला बरादरी को जाग जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबान आते आते चलें कोई नहीं, अब वकला बरादरी इस बारे में जाग गई है। हमारे सरदार लतीफ़ खुद साहब के बारे में उज़ैर भंडारी के घर में जब वाक़या हुआ और वहाँ लोग समझ रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो समझ आ जाएगी होगी। कोई बात नहीं है, ये निज़ाम इसी तरह चलना है। वो ज़रा वीडियो अपने पीछे देख ली होगी, ट्वीट मेरे वो सारे देख लिए होंगे और इस पर मुख्तलिफ तरह की तकरीर की गई। उस बारे में क्लिप चला देता हूँ, आप वहीं से समझ आइएगा। बड़ी सख्त बातें हुई हैं, नादीदा कुफ्तों के हवाले से बहुत सी बातें की हैं। उज़ैर भंडारी ने बात की है, उज़ैर करामत भंडारी ने बात की, लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे हैं खुर्रम खोसा ने गुफ्तगू जो की है, और वहाँ बड़े काले कोट वालों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। रूल ऑफ लॉ की बात करने वालों से आज सवाल पूछने आया हूँ। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे उधर जवाब देंगे। और मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं भी प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं तो सर वैसे आपके सामने रख रहा हूँ। मगर अब मैं ज़रा आउटस्पोकन हूँ, मैं बात नहीं रखता, मैं साथ साथ सब बात सामने रखता हूँ, ज़रा वो सुनिएगा। उनके पास और मुझे उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। चूँकि ट्रैफिक जाम था तो मैं रेजिस्ट तो कर नहीं सकता था, करने की कोई फ़ायदा भी नहीं था। बट ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि उनको मेरी गाड़ी का नंबर फीड किया गया था, जो उन्होंने मुझे बताया भी, और उनको पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस गाड़ी में जो भी होगा उसको उन्होंने उठा लेना। वहाँ से मुझे वो किला गुजर सिंह के थाने में ले गए, पुलिस की गाड़ी में बिठा के। वहाँ पे मुझे कोई घंटा सवा घंटा उन्होंने बिठाया, मेरा एक कमरे में नाम नोट किया और फिर SHO साहब मुझे अपने कमरे में ले गए। मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी या कोई और अनप्लेजेंट हरकत नहीं की गई, काफ़ी कर्टसी से पेश आए। बट मुझे कोई 1 सवा 1 घंटा उधर थाने में गुजारना पड़ा। मुझे कुछ अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे अपने ख़िलाफ़ किसी मुकदमे के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई, मुझे नहीं बताया गया कि मुझे क्यों उठाया गया, और मुझे नहीं बताया गया कि मुझे थाने में क्यों रखा गया। मैंने 1-2 दफ़ा पूछने की कोशिश की तो एक मानी खेज मुस्कुराहट के बाद मुझे ये बताया गया कि भंडारी साहब आपको पता है कि क्या हो रहा है आज। सो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों हुआ और किसके कहने पे। मुख्तसरन हालात तो ये हैं। अब देख, बात सिर्फ मेरे जो सीनियर यहाँ पे हैं वो मज़ीद इस पर बात करेंगे। मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं वकीलों की सियासत में कोई ख़ास हिस्सा लेता हूँ। मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो मुझे पाबंद करते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को
अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं हर तरीके से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उसके लिए काम करूँ और रिप्रेजेंट करूँ। और मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलने के लिए भी इसीलिए गया था क्योंकि मुझे खास केस के बारे में इंस्ट्रक्शन चाहिए थे। अब अगर हालात ये पैदा कर दिए जाएंगे कि एक वकील अपने क्लाइंट से मिल के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता या एक ऐसे शख्स को अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो कुछ नादीदा कुव्वतों का नापसंदीदा है, तो फिर तो इस मुल्क के निज़ाम में जो रही सही जान रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तो आप अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दें, फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स भी छोड़ दें, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत रह जाएगी। अगर वकील अपने क्लाइंट से मशवरा नहीं कर सकता और अपने वकील अपने क्लाइंट को किसी भी अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बड़े सुरों को लेने का शौक है चीफ जस्टिस साहबान को। आपने बुनियादी हकूक की पासदारी में हमारी जुडिशरी नाकाम हो चुकी है। शनाख्त कोर्ट के लोगों को भेज दिया जाता है, ये मजाक है। वकीलों की पिटीशनें चलती हैं, कितने कितने दिन रिविजन्स फाइल की जाती है, जब वो टेकअप नहीं होती। मैं यहां मुतालबा करता हूं कि दोनों चीफ जस्टिस फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि जुडिशरी अब अदालतें बंद कर दें। ये अदालतें लोगों को नाकाम हो गई हैं, उनके बुनियादी हकूक पर काम करें। कोई तरीकाकार नहीं है कि वकीलों को आप हरास करें, वकीलों को आप उठा के थानों में बिला वजह बंद रखें, वकीलों को अरेस्ट करें, वकीलों के घरों में गिरफ्तारियों के बाद 100 पुलिस वाला जाकर उनके घरों में रेड करे। ये इनफ इज इनफ। इसके बाद कोई बात नहीं है, सिर्फ एक्शन है इंशाल्लाह। इस पर मैं सजेस्ट ये जरूर करूंगा अपनी दोनों बार एसोसिएशन, अपनी बार एसोसिएशन पार्टियों को कि हमें जो गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं और उन तमाम गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ, इनके खिलाफ पिटीशनें फाइल करें, इनके खिलाफ FIRs कराएं। जिस तरह हमसे भेजा में रखा गया भंडारी साहब को, हमारे जिन मुखिया भाइयों के घरों पर रेड हुई वो किया जाए। इसके अलावा दिन डिसाइड करें, हम लाहौर बार से इसका इंशाल्लाह आगाज करेंगे हाईकोर्ट के साथ मिलकर, और पहली रैली वहां से निकालकर चीजों को आगे लेकर चलेंगे। और इसके बाद मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हम लाहौर बार में भी और हमारे जो ज्वाइंट सब बार में सब मिलकर पंजाब लेवल पर भी हम तमाम जो हमारी बार कैबिनेट्स हैं उनका भी इजलास बनाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी गुजारिश हो। रहमान रहीम, मैं सबसे पहले अपने गयूर वकला भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मोहब्बत का पैगाम और जो ललकार उन्होंने बुज़दिलों को दी है वो खिराज तहसीन है। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि जिन्ना साहब की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से लेकर जिन्ना हाउस के जलने तक, लियाकत अली खान को गोली लगने से लेके फातिमा जिन्ना के मिस्टीरियस डेथ तक, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने से लेकर यहां इस मुल्क में और आपके सामने फौजी अदालतें बना के कोड़े लगाने से लेकर, पाबंद सलासल करने से लेकर, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट करने से लेकर, क्या इन लोगों ने अभी तक होश के नाखून नहीं लिए? क्या इनको समझ नहीं आती कि हम जिंदा बोलते इंसान हैं? और ये जो वकील है ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त लेके चल रहा है, अल वकील। तुम इसको कैसे खामोश करोगे? बुज़दिलों, रात की तारीकी में गोलियां चलाकर, और फिर वाह, ये तुम्हारी बहादुरी है कि FIR भी तुम्हारी मर्जी की, SHO भी तुम्हारी मर्जी का, और जो उसमें इंजर्ड विटनेस है उसका नाम ही दर्ज नहीं किया। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। हाँ, अगर कल कभी इस PDM के भी किसी वर्कर को इस तरह पाबंद सलासल किया जाएगा या जुल्म किया जाएगा, मैं हक की आवाज बुलंद करूंगा। क्यों?
कि ये हमारा हक है। हमने ये मुल्क कुर्बानियां देकर इसलिए नहीं लिया था कि चंद हैंड पिक्ड लोग अपनी स्टिक के जरिए इनको भेड़ बकरियां समझकर चलाए। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि यहाँ आजादी से सर उठा कर दिया जाए। दोस्तों, बहुत बातें हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो पाबंद सलासल है, वकालत के पेशे से मुंसलिक है, इस सूबे का गवर्नर भी रहा है, वो पीटीआई से है, उमर सीमा, लेकिन मैं उसका भी नाम लेना यहाँ पर समझता हूं कि मुझ पर लाजिम है और मेरा फर्ज है। ये क्या खामोशी क्यों? आज सुओ मोटो नोटिस कहाँ गए? आज अदालतों के हुक्म कहाँ गए? आज आपकी कलम क्यों खामोश है? आज ये मुजरिमाना खामोशी हम पुकार के कहते हैं, हम ललकार के कहते हैं। आपके लिए तो हमने अपना खून तक बहाया, आपके लिए हमने अपने बच्चों का पेट काटा, आपके लिए हमने जद्दोजहद की, आपके लिए हम सड़कों पे लड़े। मत समझिए कि हम कमजोर हैं और आपके मोहताज हैं, लेकिन क्या अगर आप भी आ जाते तो शायद आप कोशिश कर लेते कि आप भी, वैसे तो वी आर व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, वैसे तो अभी भी हम अदालतों में गए। मेहरबानी बाहर से हमारे साइम चौधरी साहब और मैडम बुशरा कमर साहिब आए, ज़ैर भंडारी साहब है, सीनियर्स मौजूद हैं, और मेरे तमाम वकला साहिबान जिन्होंने हमेशा जद्दोजहद की, जो इधर मौजूद है और जो पाकिस्तान के कोने कोने पे मौजूद हैं, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। आपको याद होगा कि 1 या 2 हाउस पहले हमने इनको वार्न किया था कि अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो हमारा भी यूनिफॉर्म है। मेरा इनसे सवाल है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वकला को दबाने की, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जिस तरह खवातीन वकला के साथ नारवा सलूक किया, फिर उसके बाद ये नहीं रुके और ये हमारे सीनियर्स जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो एक लेजेंड है बाहर के, ज़ैर भंडारी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम वकील, और हमारे बाकी वकला, जब ये अब हमारे इनके घरों तक पहुंचे हैं, तो मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या वजह है? क्या इन्होंने मुल्क तोड़ा? क्यों तुम लोगों ने ये किया? क्या इन्होंने कोई आइन तोड़ा? क्या इन्होंने मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया? क्यों तुम वकला तक पहुंचे? देखें, पहल इन्होंने की, अखीर हम करेंगे। आपको याद होगा कि जब वकला तहरीक थी तो वकला तहरीक एक दुनिया की वर्किंग क्लास की पहली कामयाब जद्दोजहद थी कि जो पुरअमन थी। जी, आपने सुन लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के गुज़श्ता हुक्म जारी कर दिया है। मुबीना ऑडियो इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ तहरीर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। अटॉर्नी जनरल ने बेंच में शामिल 3 जजिस पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल का 3 जज साहिबान मुकदमा सुनने वाले बेंच से अलग हो जाए, जबकि दरखास्त के वकील ने जवाबी दलाइल दिए। फैसला महफूज कर लिया और 26 मई का हुक्म अदालत ने बरकरार रखा है और केस की समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। गैर मुइंदा तौर पर कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अदालत ने ये सारी बात सामने रख दी है। और एक बड़ा अहम और मामला है, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन स्कीम के ग्रीन एरियाज़ को रिहायशी प्लाटों में तब्दील करने का मामला है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ख़िलाफ़ जो है फैसला सुना दिया है, ग्रीन एरिया को बहाल करने का हुक्म दे दिया है और जुर्माना भी आयद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज़ ने यह फैसला तहरीर किया है। साबका IG ख्वाजा खालिद फ़ारूक ने ग्रीन प्लाट को अपने नाम अलॉट करवाया था और वहाँ E11 के रिहायशी डॉक्टर असलम खाकी ने यह दरख्वास्त दायर की है। उम्मीद है लोग सवाल करते हैं जस्टिस काजी फाइज़ के हवाले से, उम्मीद है कि वो चीज़ें ज़रा सामने आहिस्ता आहिस्ता आपके आ जाएंगी। आगे लेके चलते हैं। रिव्यू और ऑर्डर जजमेंट पर जो है ना जी फैसला महफूज कर लिया अदालत ने। ये बड़ी अहम है समाअत, 3 रुकनी बेंच था जिसने रिमार्क दिया, जिस अंदाज से नजरसानी का दायरा बढ़ाया उस पर सवाल उठाया। मैंने फिर वो आपको बताया था नजरसानी और अपील बराबर नहीं हो सकते, इंडिया में भी ये नहीं है। बाहर आगे चलते हैं। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस जाजुल अहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर शाद शामिल थे और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 188 नजरसानी के हदूद को महदूद नहीं करता। आर्टिकल 184(3) के मुकदमा में नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आती हैं। आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को सुना, ये इंडिविजुअल के दरमियान नहीं है। आम लोगों को समझें, अटॉर्नी जनरल के समझाने की बात है। इंडिविजुअल होना यानी बात होना, ये तो बुनियादी तौर पर ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं।
ये कोई आम नहीं है, मेरे और आपके दरमियान मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में आ जाना है राय रास्त। ये एक बड़ा जुडिशियल रिव्यू का ये वाज़ेह प्रिंसिपल पूरी दुनिया के अंदर ये बात है। बंदियाल ने कहा कि जिस अंदाज से दारा का सवाल उठाया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के केसेस में अपील का हक नहीं दिया गया। सवाल यह है कि कानून साजी से नजरसानी का दायरा अख्तियार इतना बढ़ाया जा सकता है? नजरसानी का इतना दायरा अख्तियार बढ़ाने की वजूहत भी समझ नहीं आई। रिमार्क्स ये भी दिए कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमा में नजरसानी के लिए अलग दायराकार रखा हुआ। नजरसानी में अपील के हक में कुछ लोगों के साथ इस्तेमाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब आहिस्ता आहिस्ता दलाइल से भी समझाएं। आप कह रहे हैं कि अपील का हक से पहले आइन लोगों को इस्तेसाल करता रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट से पहले 184 का कोई तरीका नजरसानी का कोई तरीका कार नहीं था। हुकूमत कानून साजी से किसी के साथ इस्तेसाल नहीं हुआ। चीज़ से उमर रिमार्क से तो कहा कि हुकूमत कानून साजी कर सकती है, मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमा में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। नजरसानी और अपील को जैसा कैसे देखा जाता, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। अदालत को हकायक को भी मद्देनजर रखना होगा। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो यह तफरीक नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं, जिसमें ने तो कहा कि हर एक आइनी मामले के लिए आइन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। 184(3) का स्कोप बढ़ाने के हवाले से वो बात कर रहे हैं और नजरसानी के लिए कायम लार्जर बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। बेंच की तश्कील का मामला अदालत पर ही छोड़ा गया है। तलवार के तशरीह में केस की नजरसानी 5 रुकनी बेंच ने की, जैसे मुनीर अख्तर ने नमाज देते कहा कि 3 रुकनी बेंच का अगर फैसला दे तो क्या 4 रुकनी बेंच नजरसानी कर सके? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लार्जर बेंच से मुराद लार्जर बेंच जितने भी जज हो, आइन नजरसानी के दायरा इख्तियार को महदूद नहीं करता। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या नजरसानी के इख्तियार को सिविल कानून से मुमासलत दी जा सकती है? सिविल कानून सूबाई दायरा इख्तियार में है और रिव्यू एक्ट में सूबाई कवानीन का जिक्र नहीं। चीज़ से उमर बंदियाल ने कहा कि इस बात से सभी इतफाक करते हैं कि मुकन्ना नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा सकती है। हुकूमत ने नजरसानी को अपील में तब्दील कर दिया, जिसे ठोस वजूहात पेश करना लाजिम है। कानून साजी से कबल मुहतात तरीक़ाकार हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत होती है और इस पर जो है ना तहरीरी तौर पर का वो कमाल की बात, बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको। जो सजील सवाती जो है ना इलेक्शन कमीशन, वो भी आगे मैंने आर्गूमेंट, भाई आप कौन हो? इसका मतलब है बदनीति वाज़ेह है इस मुल्क में। ये हालात सर सबसे ज्यादा कसूरवार, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आप किरदार दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी बना हुआ है सारे मामले के अंदर। चलें, इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।